नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं 21 मई 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 HP यानी हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन किया है। 9 मई 2020 को भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 HP के इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया। इस लोकोमोटिव का निर्माण मेक इन इंडिया की पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टम के द्वारा किया गया है। ये फ्रांस की कंपनी एल्स्टम ने इसे तैयार किया है। इस लोकोमोटिव का जो निर्माण है बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किया गया है और यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की जो अधिकतम गति है उस पर 6,000 टन का भार उठाने में सक्षम है। इस लोकोमोटिव का जो निर्माण है इसके अंदर भारत और फ्रांस की हिस्सेदारी है और यह भारत और फ्रांस का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो भारत की हिस्सेदारी इसमें 74% और फ्रांस की हिस्सेदारी इसमें 26% है। इसके साथ भारत उच्च हॉर्स पावर लोकोमोटिव का उत्पादन करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है और इस लोकोमोटिव की जो तस्वीर है वो आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं। ये बनाया गया लोकोमोटिव है। तो इस परियोजना की बात करें तो भारत फ्रांसीसी परियोजना के तहत 2018 से 20 के दौरान लगभग 4 लोकोमोटिव वितरित किए जाने थे। 2019-20 में 35 और 2020-21 में 60 और 11 साल की लंबी डिलीवरी के अंत तक हर साल 100 लोकोमोटिव डिलीवर किए जाएंगे। इस परियोजना को रेलवे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कहा जाता है, उसे माना जा रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय रेलवे ने भी 11 साल की अवधि के लिए 1,000 डीजल लोकोमोटिव की आपूर्ति करने के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उसे 11 साल के अंदर लगभग 1,000 डीजल लोकोमोटिव की आपूर्ति की जाएगी। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने 3 मुख्य परियोजनाओं को स्थगित कर दिया है। 18 मई 2020 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख यानी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने घोषणा की है कि वायुसेना के 8,000 करोड़ रुपए की जो 3 मुख्य परियोजनाएं हैं उन्हें स्थगित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि केंद्र सरकार वर्तमान में जो मेक इन इंडिया की पॉलिसी है उस पर काफ़ी जोर दे रही है और वर्तमान में भारत सरकार ने स्वदेशीकरण पर काफ़ी बल दिया है। जैसा कि पिछले प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के अंदर भी हमने सुना था कि उन्होंने स्वदेशी पर काफ़ी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिसके तहत भारत सरकार ने कई सुधार किए हैं। इसमें रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण शामिल है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि रक्षा बजट काफ़ी बड़ा होता है और इसका एक बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है हथियारों की खरीद फरोख्त में। तो अब वह भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे हासिल करने के लिए सरकार कुछ उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा और ये जो आप देख पा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का लोगो है और जो तस्वीर में आपको MiG-29 दिखाई दे रहा है। परियोजनाओं के बारे में बात करें तो इन स्थगित परियोजनाओं में यूनाइटेड किंगडम से 20 अतिरिक्त हॉक प्लेन, इसके अलावा अमेरिका से 30 जगुआर फाइटर प्लेन और 38 ट्रेनी प्लेन खरीदने की योजना शामिल है। अब इसके विकल्प की बात करें तो विदेश में इन फाइटर प्लेन्स को प्राप्त करने के बजाय भारतीय वायुसेना है उसे HAL का समर्थन मिलेगा। नहीं, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो भारत की जो विमान प्रौद्योगिकी का विकास करने वाली एक प्रमुख संस्था है। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स इंजन से संबंधित अपग्रेडेशन के लिए HAL से सहायता लेगा। साथ ही स्विट्जरलैंड से पिलातुस बुनियादी प्रशिक्षण विमान खरीदने की योजना को भी खत्म कर दिया गया है, जो कि ट्रेनिंग विमान थे जिसके माध्यम से जो पायलट्स उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। यह परियोजना 1,000 करोड़ रुपए की थी और इसे हटा दिया गया है क्योंकि HAL ने पहले ही HTT-40 ट्रेनर विमानों को विकसित कर लिया है। मॉडर्ना के कोविड-19 वैक्सीन ने सकारात्मक परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका स्थित फर्म है जो मॉडर्ना, उसने कोविड-19 के वैक्सीन के सकारात्मक परिणाम दिखाने शुरू किए हैं। इसे एक बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि ये पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार किए हैं।
संयुक्त राज्य में वैक्सीन प्राप्त करने वाले लगभग 8 लोगों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। LNP एनकैप्सूल्ड mRNA 1273 वैक्सीन, जो LNP एनकैप्सूल्ड mRNA 1273 जो वैक्सीन है वो mRNA की अवधारणा पर कार्य करती है। यह वैक्सीन वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए मैसेंजर RNA को इंजेक्ट करता है। जिन लोगों को mRNA 1273 की खुराक दी गई उन्होंने एंटीबॉडी का उत्पादन किया और वायरस के प्रजनन को भी उन्होंने रोक दिया, और विकसित जो एंटीबॉडीज़ थे उनका स्तर उन रोगियों के समान था जो कि वायरस के शिकार हुए थे और जो कोविड-19 की बीमारी से जो रिकवर हुए हैं उनकी बॉडी में बनने वाले एंटीबॉडीज़ के समान ही इस वैक्सीन से बने एंटीबॉडी उसके बिल्कुल बराबर रहे हैं। अब इसके हम कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, ये जो वैक्सीन इसकी बात करते हैं, तो वैक्सीन की अगर कम और मध्यम खुराक जो जिन्हें दी गई तो जिस स्थान पर यह वैक्सीन दी गई उस स्थान पर लालिमा पैदा की जहां उसे इंजेक्ट किया गया था। इसके अलावा उच्च खुराक के मामलों के अंदर रोगियों में बुखार और सिर दर्द के लक्षण देखे गए। हालांकि ये जो दुष्प्रभाव है 1-2 दिन बाद में दूर हो गए और ये माना जा रहा है कि दिसंबर 2020 तक ये वैक्सीन बाजार के अंदर पहुंच सकती है। हाल ही में भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल ने एक नए मानचित्र को जारी किया जिसके अंदर काला पानी को भी शामिल किया है। 19 मई 2020 को नेपाल ने एक नए मानचित्र को मंजूरी दी जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जो क्षेत्र हैं जिन पर भारत अपना दावा करता है उन्हें अपने मानचित्र के अंदर उन्होंने दर्शाया। हालांकि जैसा कि बताया आपको कि भारत इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। अक्टूबर 2019 में भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें लिपुलेख और काला पानी को शामिल किया था। अब इसकी बात करें, इसके इतिहास में जाते हैं तो 1816 के अंदर नेपाल और ब्रिटिश भारत के जो शासन हैं उन्होंने सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में तय किया गया था। यह मुद्दा भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के कारण नदी के स्रोत का पता लगाने में उत्पन्न हुआ और दोनों देशों ने अपने अपने दावे का समर्थन किया है। भारत का इसमें यह दावा है कि उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिले के अंदर सड़क खंड का एक उद्घाटन किया गया जिस भारत के अनुसार सुगोली की जो संधि है उसके तहत लिम्पियाधुरी काली नदी की उत्पत्ति का मुख्य बिंदु है। जो लिम्पियाधुरी स्थान है वहीं से काली नदी निकलती है और यह वह बिंदु है जहाँ से नेपाल की सीमा शुरू होती है। काली नदी के बारे में बात करें, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं तो काली नदी का जो उद्गम स्थल है वो शिवालिक पर्वतमाला में है। जो हिमालय की जो 3 श्रेणियाँ जिनका नाम हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक है उनमें से शिवालिक पर्वतमाला से यह काली नदी निकलती है। यह नदी भारत के राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के स्वच्छ लक्ष्य के तहत है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बात करें तो इसकी जो स्थापना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित की गई थी। इस अधिनियम में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और हालांकि नदी के बेसिन की सुरक्षा में प्राधिकरण की भूमिका है लेकिन स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंदर इसे शामिल नहीं किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता प्रदान की है। 19 मई 2020 को भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण में मदद करने के लिए UNRWA अर्थात यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। इस सहायता राशि का उपयोग शरणार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों में किया जाएगा। वर्ष 2019 के अंदर भारत ने UNRWA में अपना वार्षिक योगदान $5 मिलियन किया था। कितना? $5 मिलियन, जो कि वर्ष 2016 के अंदर केवल $1.25 मिलियन ही था, तो उसे बढ़ा करके $5 मिलियन कर दिया है। 2020 में भारत ने $5 मिलियन का अतिरिक्त योगदान दिया। इसने भारतीय को UNRWA के सलाहकार आयोग के अंदर सदस्य बना दिया। इतनी बड़ी रकम देने के बाद में भारत की जो साख है इस संगठन के अंदर बड़ी है। और हम बात करते हैं जो फिलिस्तीन के बारे में, तो आप ये देख पा रहे हैं जो मैप, ये इजराइल फिलिस्तीन का एक मैप है जिसके अंदर आप जो विश्व में सबसे ज़्यादा जो विवादित स्थलों में से एक जो हैं जिन पर जो 2 देश अपना अधिकार जताते हैं वो ये है गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप जिसे आप देख पा रहे हैं। ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये हिस्सा है गाजा स्ट्रिप, जिस पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपना अपना दावा करते हैं। यही वह अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद का एक स्थल है
जैसे भारत और पाकिस्तान के लिए कश्मीर विवादित क्षेत्र है, उसी प्रकार से। अब इसके महत्व की बारे में बात करें तो 3.1 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं जो पूरी तरह से UNRWA के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं, और UNRWA प्रतिवर्ष 5,26,000 छात्रों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। और भारत के फिलिस्तीन के से जो संबंधों के बारे में बात करें तो भारत कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए फिलिस्तीनियों को चिकित्सा आपूर्ति भी तैयार कर रहा है। भारत ने फिलिस्तीन के साथ अलग से 17 समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के तहत भारत स्वास्थ्य, कृषि, युवा मामलों, सूचना प्रौद्योगिकी, काउंसिल मामलों, इसके अलावा मीडिया और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में फिलिस्तीन की मदद करता है। भारत इस परियोजना के माध्यम से 72 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। इससे गाजा पट्टी है उसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए स्कूलों और उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने के प्रयासों में मदद मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 की हैंडलिंग में स्वतंत्र जांच करवाएगा। 19 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि कोविड-19 महामारी से निपटने में स्वतंत्र समीक्षा शुरू की जाएगी। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स लॉन्च करेगा। इस समीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह उत्पत्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दोषारोपण को समाप्त करना है, जिसके अंतर्गत जो विभिन्न राष्ट्र हैं जो एक दूसरे पर इस आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उसे बंद कर दिया जाएगा, इसे समाप्त किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाल ही में अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें जो इसकी संयुक्त राष्ट्र की जो विश्व स्वास्थ्य महासभा जो है, विश्व स्वास्थ्य सभा, उसके अंदर कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया है। लगभग 116 देशों ने स्वतंत्र समीक्षा के प्रस्ताव का समर्थन किया और भारत ने भी इस संकल्प का समर्थन किया। हालांकि ये जो संकल्प का विचार है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया गया था और इसका जो प्रस्ताव है यूरोपीय संघ के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, लेकिन चीन इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा था। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कोविड-19 एक जूनोटिक बीमारी है जो कि जानवरों से मनुष्यों के अंदर फैलती है और इसका प्रकोप चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था और तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल गई। विभिन्न देशों ने जो संकट से निपटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं और यह भी जांच का एक हिस्सा होना है। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में जो कोविड-19 के जो मरीज हैं पूरे विश्व के अंदर 50 लाख से अधिक जो मरीज हो चुके हैं और काफ़ी तेज़ी से यह रोग है वो बढ़ता जा रहा है। अगला हमारा टॉपिक है माइक्रो RNA। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की अगस्टा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले अगस्टा मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं के अनुसार माइक्रो RNA जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने में मानव शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो माइक्रो RNA है उनका जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी, और वायरस के आक्रमण के समय फ्रंटलाइन का कार्य भी करते हैं। एक माइक्रो RNA पौधों, जानवरों और कुछ विषाणुओं में पाए जाने वाला छोटा सा नॉन कोडिंग RNA अणु है जिसकी लंबाई लगभग 22 न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर होती है और जो RNA साइलेंसिंग और जीन एक्सप्रेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शनल विनिमय में कार्य करता है। और ये जो वायरस से के आक्रमण जब शरीर पर होता है तो ये फ्रंट लाइन का कार्य करते हैं और वायरस के आनुवंशिक पदार्थ यानी RNA को काट करके वायरस से लड़ते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। ध्यान देने की बात है कि आयु और अंतर्निहित स्वास्थ्य की स्थिति अर्थात व्यक्ति की जो एज है, विभिन्न एज और उसके जो अंतर्निहित स्वास्थ्य की स्थिति से तात्पर्य है उसकी जो वर्तमान में उसकी जो स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, किसी कौन सी बीमारी से वह पीड़ित है या बिल्कुल स्वस्थ है। इन सब बातों से जो लोगों को कोविड-19 के मद्देनजर अधिक संवेदनशील बनाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें प्रतिक्रिया करने वाले माइक्रो RNA नंबर कम होते हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका पहल शुरू की गई और मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और इस पहल को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। चप्पल प्रदान करके प्रवासी श्रमिकों की सहायता की जा रही है। भारत सरकार प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों और कस्बों में लौटने में मदद करने के लिए कई उपाय कर रही है।
भारत सरकार के जो उपाय हैं उनके बारे में बात करें तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिसके तहत प्रवासी श्रमिकों को बड़े पैमाने पर कवर किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने इस पहल के लिए 20 लाख करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं और पहल के तहत प्रवासी श्रमिकों के भोजन और आवास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जून 2020 के अंदर लागू किया जाना है। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत प्रदान करने में काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि एक राज्य के श्रमिक जब अन्य राज्य में होते हैं तो उन्हें राशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और एक ही राशन कार्ड से, यानी केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड से उन्हें आसानी से राशन और अन्य जो सरकारी सुविधाएं वो मिल पाएंगी। हालांकि तत्काल राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज की आपूर्ति की घोषणा भी की है और इसमें 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल शामिल है। और इसका जो लाभ उठाने के लिए प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त यह अनाज दिया जा रहा है। तत्काल राहत के रूप में अस्थायी आश्रयों का निर्माण भी किया गया था और प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफ़ायती किराए के आवास भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो इसी के साथ में हमारे करंट अफेयर्स के जो सभी आज के टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं और अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का जो प्रश्न है वह है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस समिति की सिफारिशों को लागू किया गया है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है शेकातकर समिति। इस समिति की जो सिफारिश है उसके आधार पर 100 करोड़ से अधिक लागत वाले कार्यों के निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट को अपनाया है और साथ ही बीआरओ की जो क्रय शक्ति है उसे 7.5 करोड़ से बढ़ा करके 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस टॉपिक के बारे में और अधिक डिटेल्स आपको हमारी पिछली यानी कल की क्लास के अंदर मिल जाएंगी, तो आप वहां से जो इसके साथ अन्य जो टॉपिक्स है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो समाप्त होती है। थैंक यू।